कि अगर समानता का कोई मसीहा है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बट हमारा दुर्भाग्य क्या नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं अफसर रवीना। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रितु सिंह मौजूद हैं और आज उनके धरने का 51वां दिन है, 51st डे। पहले दिन से हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इनका संघर्ष जारी है, क्या क्या मांगे हैं। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, ये नारा फर्स्ट डे से हर आज भी जारी है। और उसी जगह पर दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर ये लोग बैठे हुए हैं। आज इनसे बातचीत करने आए हैं इस चीज़ पर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर ये पहले दिन से बैठी हैं, उनके संविधान के नाम पर ही पहले दिन से बैठी हैं, बार बार उनका जिक्र करती हैं। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसी दिन के मौके पर अमेरिका जैसे देश में बाबा साहेब की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ। 19 फीट लंबी ये प्रतिमा है। और सवाल यहाँ पर यह उठता है और इनसे बातचीत करने का मुद्दा ये है कि जब बाहर के देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनकी विचारधारा को समझा जा रहा है, उनसे रिलेटेड चीज़ें की जा रही हैं और उनके स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता का प्रतीक। ये सवाल है कि जो समानता की बात भारत से बाहर जा रही है, बाहर के लोग बाबा साहेब को लेकर समानता की बात कर रहे हैं, और जब भारत के बीच में ही एक बहुजन समाज की बेटी अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लेकर बैठी है, वहाँ के लोग समानता को कितना समझते हैं, वहाँ के लोग बाबा साहेब को कितना मानते हैं, और जो उन्होंने संविधान लिखा है उनके तहत आते हुए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं हुई है, इन सारे मुद्दों पर इनसे चर्चा करने आए हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, इसे ही कैसे देख रही हैं आप कि जब भारत से बाहर इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और भारत के अंदर आप जैसी एक बेटी यहाँ बैठी है और फिर भी कोई भी न्याय की प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है? देखो, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बाहर के लोग समझ चुके हैं उन्हें प्रतीक समानता का, है ना। ये बात सोचने वाली है, विचार करने वाली है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे मूर्ख पाखंडी ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ का हमारा दुर्भाग्य ये है कि इस देश ने अपने मसीहा को समझा ही नहीं। वो लोग इतने समझदार हैं। अब यूएस की अगर आप बात करो तो पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज़ में आती है वो लोग समझ गए कि अगर समानता का कोई मसीहा है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बट हमारा दुर्भाग्य क्या है, क्योंकि वो लोग इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं ना। वहाँ पे अगर रेशियल डिफरेंस है, लेकिन वो भी इतनी लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे यहाँ घृणा है। मैं एक बारी, मुझे याद है कि मैं शिकागो में गई थी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए, 2015 की बात है। तो जब मैं अमेरिका गई तो जब मैं अपना पेपर प्रेजेंट कर रही थी तो मैंने जो कास्ट दलित एट्रोसिटीज़ पे ही था सारी चीज़ें, उस समय कुछ टाइम पहले ही हरियाणा के किसी गांव में घटना हुई थी जहाँ पे 2 दलित बच्चियों को काट के, मार के, रेप करके, आई थिंक रेप करके पेड़ पे टांग दिया था। तो वो जब मैंने वहाँ पे स्टोरीज़ दिखाई, एट्रोसिटीज़ दिखाई, कि एक डिफरेंस दिखाया कि रेशियल डिफरेंस ऐसे होता है, रेसिज्म और ये कास्टिज्म के आइडिया को क्लब करते हुए मैं जा रही थी, बता रही थी कि किस तरीके से आज लेयर्स चेंज, फॉर्म चेंज हो गई है डिस्क्रिमिनेशन की और कैसे कैसे होता है। तो उस समय मुझे एक लेडी ने, वहाँ की लेडी प्रोफेसर थी अमेरिकन, उसने मुझसे सवाल किया। उसने मुझे कहा कि यार, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल लिसनिंग टू मी, द लेडी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, कि मैंने कुछ गलत कहा है? तो वो रोती रोती, देखिए वो कितने सेंसिटिव हैं वो लोग। हम लोग कहते हैं कि हम सेंसिटिव है, बकवास, वो लोग हमसे ज़्यादा सेंसिटिव। उन्होंने मुझे रोका, उस प्रोफेसर ने उससे पूछा कि मेरा एक सवाल है, मैं आगे सुन नहीं पा रही आपको, जो आपने ये एक पूरा केस स्टडीज़ पढ़ के बताई, आप क्या मुझे बता सकती हैं कि इट इज़ वेरी ईजी इन वेस्ट टू आइडेंटिफाई थ्रू कलर, और डिफरेंस जो है वो आपको उस डिफरेंस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट फॉर अस यू इंडियंस आर ऑल सेम, टू अस यू इंडियंस आर ऑल सेम। तो तुम्हारा रंग अगर थोड़ा साफ है तो ये वाला इंडियन कहेगा बड़ी सुथरी, बड़ी गोरी लड़की है। इनका रंग थोड़ा सा साफ है, इनका रंग, तो जो थोड़ा कम वाला होगा तो उसे कहेंगे काली है, काला है। तो देखो हम लोग, फिर उसके बाद जाति को कैसे पता चलता? पर उसने सवाल किया प्रोफेसर ने कि आप सारे तो सेम ही दिखते हो, हमारे लिए, उनके लिए तो वी ऑल आर ब्लैक, है ना, ब्लैक पीपल। तो वो कहते हैं कि कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कैसे करते हो आप ये डिफरेंस? तो मुझे ये समझाओगे? फिर देन मुझे उनको समझाना पड़ा कि एक तबका जिनके पास सदियों से रिसोर्सेज नहीं थे,
जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जिनकी आधी आबादी सुबह महिलाएं जो उनके परिवार की सुबह उठ के अपने बच्चों को भूखा छोड़ के घरों में दूसरे घरों का खाना बनाने जाती हैं, काम करने जाती हैं, फटे कपड़े डाल के। आप देखोगे आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, सलवार किसी और कलर की, कमीज किसी और कलर की, दुपट्टा है तो है, नहीं है तो नहीं है। सलवार हो सकता है इस दीदी ने दे दी हो, जिसके घर काम करने, तो कमीज उसने दे दी हो, और इतनी इतनी उनकी हाइट है। आप देखना कभी मेरी बिल्डिंग में जब वो ट्रैवल करती हैं लिफ्ट से ऊपर नीचे, तो मेरा दिल रोता है देख के, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाती है कि ये दलित महिला है। क्यों? क्योंकि हाइट छोटी छोटी, माल न्यूट्रिशन का वो शिकार है, कुपोषण की वो मरीज है। क्योंकि जो औरत सुबह खाली पेट अपने भूखे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के किसी के घर पे काम करने जाएगी, किसी का डब्बा तैयार करने जाएगी खाने का, वो खुद क्या खाएगी? वो तो वो उस जूठन पे जीती हैं जो वो साहब मेम साहब छोड़ देंगे या रात का बचा होगा, वो खुद भी खाएगी और आके अपने बच्चों को खिलाएगी। तो जब मैंने ये चीज़ उनको समझाई वहाँ पे कि इस तरीके से हमारे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं है, उनके पास वो अच्छा, क्योंकि वो स्कूल में नहीं गए, ड्रॉप आउट रेशो जो है सबसे ज़्यादा हमारी है, तो आप आइडेंटिफाई कर ले तो ये इस तबके के लोग हैं। आप ये हमारा जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, पहनावे से पता चलता है, तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद समाज में इतनी गरीबी और इतनी क्रूरताएं ला दी हैं कि पहनावे से पता चल जाता है। तो मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको दे दी कि उन लोगों को इतने इमोशनल होकर उन्होंने ये चीज़ समझी। फिर मैंने अम्बेडकर के बारे में बताया कि वो एक मसीहा आया, तो मैंने उसे कहा, मैंने जब उनको फोटोज़ दिखाई और उनको मैंने जब अपनी एग्जाम्पल दिखाई कि मैं भी इसी समाज से आती हूँ, बट समहाउ बिकॉज ऑफ दैट रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट, मैं इस क्राइटेरिया से उठ के इधर स्टैंड करी, मैंने पढ़ा लिखा, मैंने मेहनत करी, और आज आप मुझे देखकर पता नहीं लगा सकते कि मेरी आइडेंटिटी और इनकी आइडेंटिटी में क्या, आपको लगेगा वी ऑल आर सेम, तो ये डिफरेंस है। तो जब मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा ये भी मेरे ही समाज के हैं और मैं भी इन्हीं के समाज की हूँ, बट ये उस रेशो से भी नीचे है जिनके घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं। इन बच्चों के माँ बाप नंगे बदन गटर में उतरते हैं और हो सकता है वहीं मर जाते हैं, मिनरल स्कैवेंजिंग करते हैं। जब मैंने ये समझाया तो शी स्टार्टेड क्राइंग मोर, उसको लगा कि यार ऐसा है, ये है। तो आप सोचो, जब समझाया, जब मैंने उनको अम्बेडकर के बारे में बताया, तो शी टुक अ बुक एंड शी किस्ड अम्बेडकर, उन्होंने उनके पैरों को, उनके हाथों को चूमा, वो समझे। तो आप सोचो कि जिस हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे भारत में अम्बेडकर को सिर्फ दलितों का नेता बता दिया, बट ही वॉज नॉट only a neta, a leader of a particular community, because he has done huge and a lot for a women in general, not only for Dalit women। अगर आप संविधान पढ़ो तो देखो, हिंदू कोड बिल को पढ़ो तो समझो कि सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, मुझे नहीं पता आपकी जाति क्या है, लेकिन जितना अधिकार मुझे दिया उतना अधिकार आपको दिया है। जितना अधिकार एक जो अपने आप को सो कॉल्ड ऊंचे वर्ग के कहते हैं उनको भी उतना अधिकार दिया। तो बात तो सिंपल यही है ना कि वो समझे, और उन्होंने कहा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अगर किसी के नाम से होगा तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही होगा, यही समानता के नेता है। और उसने कहा नहीं भीमराव अम्बेडकर ने, उसने संविधान में लिख कर दिया, भाईचारा, बंधुता, समानता का प्रतीक है भारत का संविधान, इंश्योर किया। ये है। इन सारी बातों से काफ़ी गंभीर मुद्दा उठ कर आता है, और आपने जो किस्सा सुनाया है उससे भी यही बात सामने आती है कि जब बाहर के लोग उनको इतना मान सकते हैं, उनकी चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन जिया है, हमारे लोगों के लिए काम किया है, यहाँ की औरतों के लिए काम किया है, फिर भी आज की डेट में आकर आप यहाँ बैठी हैं, 51वां दिन हो गया है, फिर भी न्याय न मिला। क्या दर्शा रहा है? देखो, ये जाति कभी नहीं जाती, इनकी जातिगत मानसिकता। दलित वोट बैंक है, दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है। दलित की बेटी अगर भारत की बेटी होती तो मनीषा वाल्मीकि से लेकर अन्य जो केस हुए, दिल्ली कैंट नांगल की बच्ची, और जो रेप केसेस होते हैं, जो आधी रात में मोलेस्टेशंस होती है बच्चियों के साथ, आपने कितनी घटनाएं देखी होगी। चित्रकूट की घटना थी, बच्चों का यौन शोषण होता रहा, आधे रात को अंधेरे में वो गाँव नज़र नहीं आता। उसके बाद अन्य ऐसी तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो आती हैं। अगर हम भारत की बेटियाँ होती तो हमारी बात सुनी जाती। ये केस आप पहले दिन से प्रोटेस्ट कवर कर रही हैं, जनता लाइव पहले दिन से, मुझे लगता है तब तक मैं पहुंची भी नहीं थी जब आप मीडिया यहाँ पे था इस प्रोटेस्ट पे 28 अगस्त से। तो आप ये बताओ कि ये मुद्दा लोगों को नहीं पता। मिलियन व्यूज़ तो आपके चैनल पे आते हैं वीडियोस में, सबको पता है ये मुद्दा। लेकिन बात सिर्फ ये है, जब वोट चाहिए तो दलित के घर खाना खाना है, दलित के साथ रिश्ते निभाने हैं। लेकिन जब दलित अपने हक अधिकार की बात करता है, या तो वो आतंकवादी है, नक्सली है, खालिस्तानी है, या तो उसकी बात नहीं सुननी है, उसको इग्नोर करना है। बट मैं आपको बता दूं, हम जिस एजेंडा और जिस मुद्दे से यहाँ पे बैठे हैं, हम अडिग हैं, अटल हैं। अभी हाफ सेंचुरी हुई है, भले पूरी सेंचुरी भी हो जाए, 1 इंच, अमित शाह जी कहते हैं ना, 1 इंच भी नहीं हटेंगे, था है रहेगा। 1 इंच क्या, 1 मिली सेंटीमीटर भी हम हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। कल आंधी तूफान थी, बारिश थी, ठंड थी,
हमारा तिरपाल टेंट तक गिर गए, बट हम अडिग अटल यहाँ बैठे रहे बारिश में भी, और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक हमें संपूर्ण जस्टिस, अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस नहीं मिल जाता। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो बैकलॉग पे हमारे साथ ठगी हुई है, हमारी पोस्टें खत्म करके हमें NFS करके दूसरे लोगों को बिठाया गया, उसके बाद रोहित वेमुला का न्याय, उसके बाद पायल तड़वी, उसके बाद भाई आयुष भाई, अनिल, IIT के छात्र जो हैं, और जो लोग प्रताड़ित दिन रात किए जा रहे हैं, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता हम हिलने नहीं वाले। जब तक ये लोग जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, जिनके सस्पेंशन के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तब तक हम नहीं हिलने वाले, क्योंकि ये मूवमेंट है, ये अब आंदोलन बन चुका है। ये मूवमेंट आपने 2018 के बाद पहली बारी देखा होगा, ये सबकी बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर तो अपने न्याय के लिए बात नहीं करी, इट्स अ होलिस्टिक जस्टिस फॉर ऑल बहुजन्स। तो तब तक 1 इंच भी हिलेंगे नहीं। चलिए, इसी से एक सवाल उठता है और उसी पे ख़त्म करेंगे। आपने भी जिस प्रकार से बोला कि आज की जो सिचुएशन है, अगर हम आज की ही बात कर ले तो देश भर में इजराइल पैलेस्टीन की बात हो रही है। सब अपने अपने ओपिनियन सामने रख रहे हैं, कौन किसके साथ है ये दर्शा रहा है। लेकिन जब मणिपुर की बात आई थी, जब मणिपुर में ऐसी चीज़ें हो रही थी, या फिर अब यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, देश के मुद्दों की बात कब होगी? बाहर के देशों की बात उठ जाती है, देश के जो मुद्दे हैं, जो कह सकते हैं कि ज़मीनी मुद्दे हैं, उनकी बात कब होगी? आपके साथ भी अभी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से बता दूँ, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सवाल था आपका। आप ये देखो कि फ़लस्तीन, मैं तो कहती हूँ कि ऑप्रेस्ड कोई भी है, जो सताया गया है वो हमारा अपना है, हमें उसके लिए भी संवेदनाशील है हम। बट बात यह है कि अभी यहाँ पे कम से कम भी 1000 बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, और वो बच्चे नहीं, वो उनके ऊपर जो आका हैं या उनकी फैकल्टीज़ में जो टीचर्स हैं, खासकर लेफ्ट ओरिएंटेशन वाले, मैं आपको देखो, मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैं उनकी आपको औकात और हरकत बताती हूँ, वो लोग क्या करते हैं। ये लोग अभी आज समझने की क्या ज़रूरत है। आपने कहा कि हमारे ज़मीनी मुद्दे नहीं उठाते, नहीं उठाएंगे ये मुद्दे, क्योंकि ये इससे चुनाव नहीं है ना अभी लड़ना इनको इन मुद्दों से। जब लड़ना होगा 2-3 महीने रह जाएंगे तो आप देखना ये क्या करेंगे। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि अपने बेस जो है हमारा, जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, फ़लस्तीन का मुद्दा, मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही थी। अभी यहाँ पर वो लोग आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के मुद्दे पे, ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, बहुत बड़ा प्रोसेशन प्रोटेस्ट हुआ भी यहाँ पे। आप सोचो कि आज 51 डेज़ मुझे यहाँ पे बैठे हो गए, ये लोग एक बात पूछने नहीं आए, और मैं कौवे चील की तरह चिल्लाने वाले मेन मीडिया की औकात बताती हूँ आपको। सारा मेन मीडिया उस मुद्दे को कवर करने आया था। मीडिया भी पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करती है, गोदी मीडिया, और ये जो हरे घास में हरा साम लेफ्ट वाले, ये लोग भी पॉपुलर प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं। जब दलित बच्चे मर जाते हैं, जब वो जीवित नहीं रहते इस दुनिया में, तो ये उनके ऊपर रोटियां सेकते हैं, राजनीति करते हैं। चाहे रोहित वेमुला था, पायल तड़वी थी, या हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर समरवीर थे, इन लोगों ने डंका बजाया। इन लोगों की हरकतें मैं बताती हूँ। इन लोगों ने क्या किया, उस मुद्दे को उछाला, यहाँ पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पूरा करा ड्रामा। अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हैं, उनका नाम बेचते हैं। लाल सलाम, हम लाल सलाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं इनकी औकात बता रही हूँ। लाल सलाम करते, देखो मैं इनकी आइडियोलॉजी को अपोज कर रही हूँ, क्योंकि ये चालाक लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, जितने भी ये ऊपर लीडरशिप में बैठे हैं। हम मार्क्स के खिलाफ नहीं है, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी के खिलाफ नहीं है, बट इनकी जो अंदर ब्राह्मणवाद छिपा हुआ है ना, इनकी बात बता रही हूँ। आज जब दलित की बेटी, बहुजन बेटी यहाँ अपने हक अधिकार के लिए, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मैं अपने अधिकारों के लिए खुद बोल रही हूँ, तो ये यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी रोटियाँ नहीं सीखेंगी। लेकिन जब मर जाओगे ना, जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तब रोटियाँ सेकने आएंगे, तब बोलेंगे अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम, और फिर अम्बेडकर के नाम से पब्लिसिटी करके पॉपुलर, क्योंकि मेन मीडिया कवर कर रहा होगा उस मुद्दे को, तब आएंगे। यही फ़र्क है। आज बहुजन समाज को सबसे बड़ी चेतावनी है अपने लोगों को पहचानने की। हमारे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है यूनिवर्सिटी में, ये लोग चाहे वो लेफ्ट के हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो राइट के हैं, हमारे बच्चों को भीड़ की तरह इस्तेमाल करके झंडा डंडा उठवाते हैं, फिर उन पे पर्चे कटवाते हैं, उनको जेलों में भिजवाते हैं यही लोग। और अपर लीडरशिप इनकी सारी ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल जो फोर्सेज हैं वो बैठी हुई हैं। तो आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी, हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आपकी अगर असली क्रांति है तो नीले झंडे के अंदर है, आपका असली इनकलाब है तो नील सलाम है, ये आपको क्रांति दिलवाएगा। आज इस प्रोटेस्ट की मैडम ये ताकत है यहाँ पे कि जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, तो नीला झंडा देखते हैं, बाबा साहेब की फ़ोटो देखते हैं, और यहाँ आते हैं और पूछते हैं कि मैडम ये क्या लगा है, तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपको नहीं पता। वो कहते हैं नहीं, हमने तो सिर्फ नीला झंडा देखा और बाबा साहेब की फ़ोटो देखी तो हमें लगा कुछ अपना है। तो उनको हम समझाते हैं यहाँ से कि वाकई में यही आपका अपना है, यही आपके पीछे खड़े होगा। आपकी अगर क्रांति होगी, आपके लिए कोई लड़ेगा, तो वो आपके लिए आपका नीला झंडा, नीला बैनर और बाबा साहेब के सही अगर अपनवाई हो तो आपका जो इंसाफ होगा यहीं से होगा। तो वो समझ रहे हैं। अब हम आगे की जो रणनीति है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को आपने हमारा ट्रेलर देखा था, जबकि मेरे लोग जो है यहाँ पे जो समर्थन करने आते हैं वो कहते हैं मैडम ट्रेलर मत कहो, टीज़र कहो।
ट्रेलर अभी हम देंगे, उसके बाद हम पूरी पिक्चर देंगे, तो आप हमारा देखेंगी नेक्स्ट एजेंडा क्या है। 1 इंच भी हिलेंगे नहीं और अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस लेके जाएंगे, और ताकि हमारे बच्चे, हमारे लोग जब इस विश्वविद्यालय में एंटर करें तो सर झुका के नहीं, सर उठा के आएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी लंबी बातचीत है क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं और इतनी कुछ कहानियाँ, किस्से हैं बताने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने दिनों से डटे हुए हैं, कितनी हिम्मत का काम है ये, कितना संघर्ष है यहाँ बैठने में, इतने लोग जो आते जाते हैं उनकी बातें सुनने में, और इतनी सारी जो चीज़ें बीच में हो गई हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, चाहे वो न्याय मार्च निकालना हो, उससे पहले डॉक्टर रितु पर हमला हो, या उसके बाद FIR दर्ज ना होना हो, ये सारी चीज़ें ओवरकम करके आज ये लोग यहाँ बैठे हैं, और आगे की क्या चीज़ें रहेंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, और जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।